प्राचीन भारत के इतिहास में आप सबका स्वागत है। आज हम मगध के हर्यक वंश के अंतर्गत बिंबिसार का अध्ययन करेंगे। पीछे के टॉपिक में हमने ये देखा था कि किस प्रकार 4 शक्तिशाली महाजनपदों में से मगध का एक साम्राज्य के रूप में उत्कर्ष हुआ और उस उत्कर्ष में या उसके इस प्रकार से एक साम्राज्य स्थापित करने के पीछे कौन कौन से कारण थे, इनका अध्ययन हम पीछे के टॉपिक में किया। आज हम मगध के इतिहास को समझते हुए ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार मगध पर प्रारंभिक राजवंशों का उल्लेख हमें मिलता है और आगे जाकर फिर किस प्रकार बिंबिसार के नेतृत्व में मगध का उत्थान हुआ। बिंबिसार का अध्ययन करने से पहले हम ये जान लें कि मगध के प्रारंभिक शासकों के बारे में उपलब्ध स्रोत हमें क्या जानकारी देते हैं। प्रारंभिक मगध शासकों के विषय में हमें पुराणों और बौद्ध साहित्य से जानकारी प्राप्त होती है। पुराणों के अनुसार मगध पर सर्वप्रथम वृहद्रथ वंश का शासन था। वृहद्रथ महाभारत कालीन कृष्ण विरोधी जरासंध का पिता था और ये माना जाता है कि जरासंध ने ही मगध की प्रारंभिक राजधानी ग्रीव्रज की स्थापना की थी और उसके बाद मगध में प्रधोत वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और इस क्रम से अन्य शासक वंशों ने शासन किया। ये जानकारी हमें पुराण देते हैं। दूसरी तरफ बौद्ध साहित्य या बौद्ध लेखक वृहद्रथ वंश का कोई उल्लेख नहीं करते और प्रधोत वंश और उसके शासकों को अवंती से संबंधित बताते हैं। साथ ही बिंबिसार और उसके उत्तराधिकारियों को शिशुनाग का पूर्वगामी बताते हैं और अंत में नंदों को रखते हैं। पुराणों तथा बौद्ध ग्रंथों में जो वर्णन आया है उस वर्णन का आलोचनात्मक विश्लेषण करने के बाद अधिकतर विद्वानों ने बौद्ध ग्रंथों में जो क्रम दिया गया है उसे ही अधिक तर्कसंगत माना है। इसके अनुसार मगध का प्रथम शासक बिंबिसार था जो हर्यक वंश का था और शिशुनाग वंश हर्यक वंश के बाद में आया। इस विषय में अधिक गहराई में नहीं जाते हुए हम इसी मत को स्वीकार करते हुए यानी बौद्ध ग्रंथों में वर्णित मत को स्वीकार करते हुए हम बिंबिसार से मगध के उत्कर्ष का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। मगध साम्राज्य की एक साम्राज्य के रूप में स्थापना करने वाला शासक बिंबिसार था। इसका काल 544 ईस्वा पूर्व से लेकर 492 ईस्वा पूर्व माना जाता है। यह हर्यक वंश से संबंधित था। इस हर्यक वंश को कुछ लोग नागवंश की एक उपशाखा मानते हैं
जैसा कि डॉक्टर D.R.M. भंडारकर का मत है। परंतु बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार भंडारकर के विपरीत लिच्छियों का सेनापति नहीं था। वह 15 वर्ष की आयु में जब आया तो उसके पिता ने उसे मगध का राजा बनाया। ये वर्णन बौद्ध ग्रंथ में है। जबकि भंडारकर महोदय मानते हैं कि बिंबिसार प्रारंभ में लिच्छियों का सेनापति था जो उस समय मगध में शासन करते थे। तो बौद्ध ग्रंथों को जो हम मान रहे हैं, पीछे भी हमने चर्चा की कि हम बौद्ध ग्रंथों की प्रामाणिकता को स्वीकार करके आगे बढ़ रहे हैं, तो हम मान सकते हैं कि 15 वर्ष की आयु में बिंबिसार के पिता ने उसे मगध का शासक बनाया। दीपवंश में बिंबिसार का पिता का नाम बोधिश लिखा हुआ है, जो राजगृह का शासक था। मत्स्य पुराण में उसका नाम क्षत्रिजस लिखा हुआ है। इससे हमें कह सकते हैं कि बिंबिसार का पिता स्वयं भी एक शासक था। जैन साहित्य में भी उसे एक नाम दिया गया है जो श्रेणी के नाम से जाना जाता है। बिंबिसार एक महत्वाकांक्षी शासक था और इसलिए जैसे ही वो गद्दी पर बैठा, जैसा कि हमने देखा कि 15 वर्ष की आयु में वो गद्दी पर बैठ गया था, तो महत्वाकांक्षी भी था और युवा भी था। और महत्वाकांक्षा और युवा जोश का मिलन जब हुआ तो उसका परिणाम मगध के विस्तार के रूप में सामने आया। परंतु साथ साथ ही मगध इसमें बिंबिसार में केवल युवा जोश ही नहीं था, बुद्धि भी थी। और इस कारण से उसने गद्दी पर बैठने के बाद मगध के जो विस्तारवादी नीति अपनाई, उसमें कूटनीति, बुद्धि और बल, इन तीनों का प्रयोग किया। सबसे पहले उसने साम्राज्य विस्तार से पहले वैवाहिक संबंध स्थापित किए। अपने वैवाहिक संबंध स्थापित करके उसने अपनी स्थिति को मजबूत किया। इन वैवाहिक संबंधों का उस समय की राजनीति में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। हम सब जानते हैं कि जब वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाते हैं तो दो परिवार, अगर दो परिवारों के बीच में वैवाहिक संबंध हुआ है तो दो परिवार, दो सम्राटों के बीच में वैवाहिक संबंध हुआ है तो दो सम्राट एक दूसरे के सहयोगी बन जाते हैं। और इसी बात का लाभ उठाते हुए बिंबिसार ने सबसे पहले वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपनी स्थिति को मजबूत बनाया। सबसे पहले उसने लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की पुत्री चेलना, जिसे छलना भी कई जगह कहा गया है, के साथ विवाह किया। और इस प्रकार विवाह करके उसने मगध की जो उत्तर की तरफ जो सीमा थी उसको उसने सुरक्षित कर लिया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी कि हमने मानचित्र में देखा है कि मगध के ऊपर की तरफ, उत्तर की तरफ जो गणराज्य थे, लिच्छवी गणराज्य, वो एक शक्तिशाली, लिच्छवी गणराज्य एक शक्तिशाली गणराज्य था। और उसके शासक की पुत्री से वैवाहिक संबंध स्थापित करके उसने, बिंबिसार ने, उत्तर की तरफ से भी आने वाले किसी भी प्रकार के आक्रमण को अपने आप को सुरक्षित कर लिया। लिच्छवियों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने से मगध को बड़ा कूटनीतिक लाभ मिला। उसकी राजधानी वैशाली व्यापार का एक बड़ा केंद्र था और वैशाली के दक्षिण सीमा से होकर गंगा नदी बहती थी। और इस कारण से इस नदी पर होने वाले व्यापार का बड़ा नियंत्रण वैशाली के पास था। और इनसे वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाने से
मगध को भी एक प्रकार से आर्थिक विकास में योगदान मिला। दूसरा और भी कारण था, जैसे हम विनय पिटक का एक एग्जाम्पल ले लें। विनय पिटक कहता है कि लिच्छवी लोग रात को मगध की राजधानी पर उत्तर की ओर से आक्रमण करके लूटमार करते थे और इस कारण मगध की जनता बड़ी आशंकित रहती थी। इस वैवाहिक संबंध स्थापित करने के बाद ये रात में होने वाले आक्रमण समाप्त हो गए। तो इस प्रकार लिच्छवियों से वैवाहिक संबंध स्थापित करके बिंबिसार को आर्थिक लाभ भी हुआ और सैन्य लाभ भी प्राप्त हुआ। दूसरा वैवाहिक संबंध बिंबिसार ने कौशल राज्य के साथ स्थापित किया। उसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशल के साथ विवाह किया और इस विवाह के परिणाम स्वरूप उसका कौशल नरेश के साथ मैत्री संबंध स्थापित हो गया और इससे वत्स की तरफ से जो कोई भी सैन्य आक्रमण होने की संभावना थी वो संभावना समाप्त हो गई, क्योंकि कौशल और वत्स परस्पर एक दूसरे से मिले हुए थे और जब कौशल इसका संबंधी बन गया, मित्र बन गया, तो फिर वत्स भी उसके ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता था। इसके अलावा मगध को एक और लाभ भी हुआ। इस वैवाहिक संबंध के परिणाम स्वरूप बिंबिसार को कौशल नरेश ने दहेज में 1,00,000 रुपये वार्षिक आय का काशी का प्रदेश उसे प्रदान किया था। इससे मगध की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हुई, क्योंकि एक ऐसा प्रदेश उसे प्राप्त हुआ जिसकी वार्षिक आय 1,00,000 रुपये थी। तो बिंबिसार के इस महत्वपूर्ण वैवाहिक संबंध से न केवल वत्स या हम कहें कि पूर्व की तरफ से पश्चिम की तरफ से आने वाले आक्रमणों से उसे राहत मिली और साथ ही उसे 1,00,000 रुपये की जो आय वाला प्रदेश भी उसे प्राप्त हुआ। तीसरा विवाह है उसने मद्र नरेश जो कुरु के नज़दीक था उसकी राजकुमारी क्षेमा के साथ किया और इसके परिणाम स्वरूप मद्रों का भी सहयोग उसने प्राप्त कर लिया। आप अगर मानचित्र में देखेंगे तो मद्र उत्तर पश्चिम की तरफ आपको दिखाई देगा। तो इससे मध्य प्रदेश के जो लोग हैं उनका भी उसने एक प्रकार से समर्थन प्राप्त कर लिया। बिंबिसार के इन 3 महत्वपूर्ण वैवाहिक संबंधों के अलावा भी और भी वैवाहिक संबंध हुए होंगे, ऐसी संभावना हम व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि महावग्ग में उनकी 500 रानियों का उल्लेख हुआ है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वैवाहिक संबंधों के परिणाम स्वरूप उसने अपनी स्थिति को बहुत हद तक मजबूत बना लिया। साम्राज्य विस्तार के लिए स्थिति मजबूत करने की दिशा में वैवाहिक संबंधों के बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य उसने किया वो था मित्रता के संबंध स्थापित करना। हम पीछे के चैप्टर में चर्चा कर चुके हैं कि 4 महाजनपदों में जो 4 शक्तिशाली महाजनपद थे उसमें अवंती भी एक बहुत महत्वपूर्ण और शक्तिशाली महाजनपद था। और चूँकि अवंती में लोहे की उपलब्धता थी, इसलिए वो लंबे समय तक मगध का सामना कर सका। तो हम कह सकते हैं कि मगध का जो तत्कालीन प्रमुख जो बराबर का महाजन हो सकता था वो था अवंती। तो बिंबिसार ने अवंती नरेश के साथ मैत्री संबंध स्थापित किए। एक ऐसा अवसर उसे मित्रता का प्राप्त हुआ। एक बार जब वह पांडु रोग से ग्रसित हुआ तो बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उसकी इस पांडु रोग से मुक्ति के लिए उसको भेजा
और इसके परिणाम स्वरूप अवंती, नरेश और बिंबिसार के मध्य मित्रता के संबंध स्थापित हो गए। तो बिंबिसार अवंती के आक्रमणों से की संभावना से भी मुक्त हो गया। तो अवंती के साथ वैवाहिक मित्रता के संबंध स्थापित करने के अलावा भी उसके कुछ अन्य शासकों के साथ भी मित्रता के संबंध थे। सिंध के शासक रुद्रायन तथा गंधार के शासक पुक्कुसाती भी उसके मित्र थे। गांधार नरेश ने उसके पास एक दूत भेजा था। इस प्रकार उसने कूटनीतिक और वैवाहिक संबंधों के द्वारा एक ऐसा मजबूत आधार स्थापित किया मगध में, जो आगे जाकर विस्तार के लिए बिल्कुल तैयार था। कूटनीतिक, मैत्री संबंधों और विवाह संबंधों के द्वारा अपनी आंतरिक स्थिति को बहुत मजबूत और सुदृढ़ बना लेने के बाद बिंबिसार ने विस्तार हेतु विजय के यानी आक्रामक कार्य करना प्रारंभ किया और अन्य राज्यों पर विजय की प्रक्रिया को शुरू करते हुए उसने अपने पड़ोसी राज्य अंग के ऊपर आक्रमण किया और उसके ऊपर आक्रमण करके उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया। आप अगर मानचित्र में अंग और मगध की स्थिति देखेंगे तो आप पाएंगे कि अंग उसके पूर्व की तरफ था और मगध के पश्चिम की तरफ जितने भी महाजनपद थे उनके साथ या तो मगध के मित्रतापूर्ण संबंध थे या फिर उनके वैवाहिक संबंध थे। इसलिए उसने पश्चिम से मगध के ऊपर आक्रमण होने की सारी संभावनाओं को समाप्त करते हुए पूर्व की तरफ बढ़कर अंग के ऊपर आक्रमण किया और उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। माना जाता है कि अंग और मगध की जो शत्रुता थी वो पुराने समय से चली आ रही थी। बिंबिसार के पहले भी जो बिंबिसार के पिता थे उसके समय में अंग ने आक्रमण करके उसके पिता को पराजित किया था। विदुर पंडित नामक एक जातक ग्रंथ से पता चलता है कि मगध की राजधानी राजगृह पर अंग का अधिकार हो गया था और इस प्रकार बिंबिसार ने उस आक्रमण का भी बदला लिया और अंग महाजनपद को आक्रमण करके अपने राज्य में मिला लिया। चंपा जो उसकी राजधानी थी उसको भी अपने राज्य में मिलाते हुए अजातशत्रु जो उसका पुत्र था बिंबिसार का, उसको चंपा का उपराजा उसने बनाया और इस प्रकार अपनी इस विस्तारवादी नीति के तहत उसने मगध का विस्तार करने में सफलता प्राप्त की। अगर हम बिंबिसार के समय में मगध के विस्तार को देखें तो बुद्ध खोज के अनुसार उसके क्षेत्र अधिकार में 80,000 गांव थे जिनका विस्तार लगभग 900 मील था। इसी प्रकार महावग्र जातक कहता है कि बिंबिसार की राज्यसभा में 80,000 गांवों के प्रतिनिधि होते थे। तो हम कह सकते हैं कि बिंबिसार ने मगध जो महाजनपद था उस महाजनपद को एक साम्राज्य के रूप में स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। बिंबिसार ने राजगृह की स्थापना की। यह गिरिव्रज के पास ही एक स्थान था और इस राजगृह को गिरिव्रज के स्थान पर नई राजधानी बनाया। अगर हम बिंबिसार के धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें तो हमें जैन स्रोतों से ये पता चलता है कि बिंबिसार जैनी था या जैन धर्म को मानने वाला था और बौद्ध स्रोत कहते हैं कि बिंबिसार बौद्ध था। 2 बार बुद्ध के साथ उसकी मुलाकात का भी वर्णन हमें प्राप्त होता है। ऐसे शक्तिशाली और विस्तारवादक शासक का अंत को ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ
बौद्ध ग्रंथि कहते हैं कि देवदत्त नामक एक व्यक्ति के भड़काने के कारण अजातशत्रु जो बिंबिसार का पुत्र था उसने उसकी हत्या कर दी और स्वयं शासक बन बैठा। जैन ग्रंथ भी कुछ इसी प्रकार की बात करते हैं, परंतु वो हत्या न करने के बात करते हुए ये कहते हैं कि बिंबिसार ने उसे जेल में डाल दिया और जहर खाने से उसकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार कहते हैं कि बिंबिसार के साथ उसके पुत्र ने बड़ा ही अमानवीय व्यवहार किया और उसे बंदी खाने में डाल दिया और कहते हैं कि भूख से तड़प तड़प कर उसकी मृत्यु हुई और इस प्रकार एक महान व्यक्तित्व का अंत हुआ। धन्यवाद।